हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो JNU की बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स सब्जेक्ट ले रहे हैं। आप जानते हो कि अकाउंट्स का जो 40% पोर्शन है वो थियोरेटिकल है। तो जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जाना चाहे वो थियोरेटिकल की तरफ जाके अपना काम अच्छे से निकाल सकता है, कोई डर वाली बात नहीं है। मैंने जो है वो अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए अकाउंट्स में थ्योरी क्वेश्चंस निकाले हैं। मैं उन सबको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर वे से आप लोगों के लिए। उनका PDF भेज दूँगा, उनका वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आप लोगों को सपोर्ट मिले। ठीक है, तो शुरू करें अपन लोग। अपन फर्स्ट जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि डेप्रिशिएशन क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है उसका। तो जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर करना है, तो पहले क्या करना, आप लोग डेप्रिशिएशन जो है उसका डेफिनेशन लिखना कि डेप्रिशिएशन है क्या। डेप्रिशिएशन जो है वो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन बोलते हैं। अब ये ऑब्सोलेंस के कारण हो सकता है, टाइम बीतने के कारण हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण डेप्रिशिएशन हो सकता है। तो वो रीजंस अपन जानते हैं कि डेप्रिशिएशन लगता है क्यों है। टाइम बीत जाता है तो डेप्रिशिएशन हो जाता है, ऑब्सोलेंस के कारण हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण भी डेप्रिशिएशन होता है। तो ये सब डेप्रिशिएशन के बारे में आप लिखें और उसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट अपना जो है वो ये है कि क्या नीड है, पहले हेडिंग लगा देना, नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन। इतना करने के बाद में फिर आप एक काम करें कि यहाँ पे लिखना नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टू एसेटेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो डेप्रिशिएशन को चार्ज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं करेक्ट प्रॉफिट एंड करेक्ट लॉस को कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो डेप्रिशिएशन को जब मैं लिखूंगा तो मैं करेक्ट प्रॉफिट करेक्ट लॉस फाइंड कर पाऊंगा। तो अगर आप बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट एंड करेक्ट लॉस लिखना निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिशिएशन को जरूर लिखें। नंबर 2 पॉइंट है अपने पास में, टू शो ट्रू एंड फेयर पोजिशन व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन। अच्छा, बिजनेस जो है बेटा उसकी ट्रू एंड फेयर पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आपने किसी एसेट्स को 5 लाख रुपीज़ में परचेज किया बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मान लेते हैं लेट्स से 2001। तो 2001 में आपने मशीनरी को परचेज किया 5 लाख में बिगिनिंग में, तो पूरे साल जब आप एसेट्स को यूज़ करोगे तो मैं मानता हूँ 20% के हिसाब से एसेट्स की वैल्यू में 20%, 1 लाख का गिरावट आ गया, 1 लाख डेप्रिशिएशन लग गया। तो आप मुझे बताओ कि एसेट्स की रियल कॉस्ट कितनी रही, 4 लाख रुपीज़। तो बैलेंस शीट में 5 लाख शो होना चाहिए कि 4 लाख रुपीज़ शो होना चाहिए, 4 लाख रुपीज़। अगर आप ट्रू एंड फेयर शो करना चाहते हो तो कितना शो करना चाहिए, 4 लाख रुपीज़। फिर सेकेंड ईयर में फिर आपने एसेट्स को यूज़ किया तो 1 लाख डेप्रिशिएशन और लग गया, तो अभी कितना एसेट्स का वैल्यू रहा, 3 लाख रुपीज़। तो अब कितना शो होना चाहिए, 3 लाख रुपीज़। तो अगर ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है आपको तो डेप्रिशिएशन चार्ज करना ज़रूरी है, तभी आपके एसेट्स हमेशा प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल जो बैलेंस शीट में शो होएगा। पहले साल 4 लाख रुपीज़ शो होएगा, सेकेंड ईयर 3 लाख शो होएगा, फोर्थ ईयर 2 लाख रुपीज़ शो होएगा। तो वो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है फंड फॉर रिप्लेसमेंट। फंड फॉर रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया कि जब आप सैलरी पीने के डेबिट साइड में लिख रहे हैं और रेंट लिख रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, इसका मतलब वो आपने पे किया है, वो आपने दे दिया। लेकिन डेप्रिशिएशन को आपको किसी को देना नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया, तो ये आपको किसी भी आउटसाइडर को देना नहीं है, ये फंड जो है वो बिजनेस में ही रहेगा। सेकेंड ईयर फिर आपने 1 लाख रुपीज़ चार्ज किया तो ये भी आपको किसी को देना नहीं है, तो ये बिजनेस में रहेगा। तो इस तरह से पहले साल 1 लाख रुपीज़, सेकेंड ईयर में इकट्ठा हो गया कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़, थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज़, फिर फोर्थ ईयर में 4 लाख रुपीज़। इस तरह से आपके पास में बिजनेस में फंड इकट्ठा हो रहा है। जैसे ही वो पुरानी एसेट्स खत्म होगी तो उस कंडीशन में आप नई एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए आपको आउटसाइडर से पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिजनेस में फंड इकट्ठा कर दिया डेप्रिशिएशन लगा लगा के, तो नई एसेट्स को रिप्लेस करने में ये फंड काम आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है टू एसर्टेन करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप बिजनेस का करेक्ट कॉस्ट निकालना चाहें, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को करेक्ट कैलकुलेट करना चाहे तो भी डेप्रिशिएशन चार्ज करना ज़रूरी है।
मैं इसमें हमेशा एग्जाम्पल देना पसंद करता हूँ स्टूडेंट को कि मान लेते हैं कि 4 दोस्तों ने बोला है कि अपन जोधपुर से जयपुर जो है वो घूम के आते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होगा वो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो इस कंडीशन में वो कार ले ली गई, मान लो मेरी कार ले ली, तो कार का जो पेट्रोल एक्सपेंसेस आया वो 2000 रुपीज़ आया, प्लस 1000 रुपीज़ ड्राइवर सैलरी मान ली लग गई थी, वो ऐड कर दिया। उसके बाद में टोल टैक्स और छोटे मोटे अदर एक्सपेंसेस मान के टोटल कॉस्ट जो आ गया मेरा 4 लाख रुपीज़ आ गया, 4000 रुपीज़। तो 4000 रुपीज़ को डिवाइड बाई 4 कर देंगे आप, तो कितना हो गया 1000 रुपीज़। तो सब दोस्तों ने कहा कि सबके हिस्से में 1000 आया है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि रियल कॉस्ट आपका 1000 रुपीज़ नहीं है, 4000 रुपीज़ नहीं है, इसमें डेप्रीशिएशन को भी ऐड किया जाएगा जब जाके आपका रियल कॉस्ट आएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रीशिएशन को भी उसमें ऐड किया जाता है। जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन सब में एक डेप्रीशिएशन का सर्टेन पोर्शन ऐड रहता है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी डेप्रिशिएशन लगाना जरूरी है। इनकम टैक्स में बोला गया है कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें डेप्रिशिएशन चार्ज करें। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट अपने पास 6 पॉइंट आप लिखते हैं एग्जाम में, टू गेट टैक्स रिबेट। अगर आप डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो कम शो होगा। सीधी सी बात है, प्रॉफिट कम शो होगा तो टैक्स भी कम लगेगा। तो इस कंडीशन में आप टैक्स बेनिफिट के लिए भी डेप्रिशिएशन को चार्ज जरूर करें। एक बार अपन शॉर्ट में रिव्यू ले लेते हैं डेप्रिशिएशन के बारे में कि डेप्रिशिएशन जब भी आए, डेप्रिशिएशन नेसेसरी क्यों है, तो आप क्या करना, पहले डेप्रिशिएशन की डेफिनेशन लिखना, किन रीजन से डेप्रिशिएशन लगता है। उसके बाद में हेडिंग लगाना नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन। और ये 6 पॉइंट लिख देंगे। एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं, टू एसेरटेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के बाद में बैलेंस शीट ऑटोमेटिक याद आएगा तो लिख देना, टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद में नेक्स्ट फंड फॉर रिप्लेसमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट हो गया अपने पास में करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ये दोनों पॉइंट्स 5th पॉइंट और 6th पॉइंट जो है वो सिमिलर ही है, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। और उसके बाद में टैक्स रिबेट के लिए डेप्रिशिएशन लगाने से आपका प्रॉफिट कम शो होता है, कम शो होने के कारण आपके प्रॉफिट में कम प्रॉफिट है, इसके कारण टैक्स भी क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ओके, ये है कि क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने। थैंक यू।